वर्तमान में वापस आकर वो डोंगो की लाश के पास बैठकर थोड़ा आराम करता है। वो खुद से बोलता है कि ये आदमी हंट करने लायक नहीं था, लेकिन उसे एक चीज चेक करनी है। ये सोचकर वो फर्श पर पड़ी बॉडी की तरफ घूमता है और अपना टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो इन्वेंट्री शब्द बोलता है, उसकी आंखों के सामने एक बड़ी सी ब्लू स्क्रीन खुल जाती है। स्क्रीन को देखकर उसे लगता है कि यहाँ कुछ गेम से अलग है। मिरम ऑनलाइन में इन्वेंट्री एक ग्रिड जैसा होता था, जहाँ हर स्लॉट में एक आइटम होता था, लेकिन यहाँ इन्वेंट्री विंडो एक ही बड़ा सा स्पेस है। जिज्ञासा में वो अपना हाथ उस अजीब सी तैरती हुई ब्लू स्क्रीन के अंदर डालता है। अंदर की जगह बेहद बड़ी होती है, कम से कम सुपायन जितनी। वो अपने हाथ को देखता है, फिर डोंगो की लाश को देखता है। उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है और उसे याद आता है कि उसने गेम में भी ऐसा ही किया था। वो आदमी के चेहरे पर हाथ रखता है और बोलता है, इन्वेंट्री स्टोरेज। अचानक बॉडी कंप्यूटर बग की तरह ग्लिच करने लगती है और स्क्रीन के अंदर खिंच जाती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट हैरानी से देखता रह जाता है, जैसे ही सब कुछ ब्लू लाइट में डूब जाता है। नीली एनर्जी पूरी बॉडी को अंदर खींच लेती है और पीछे कुछ भी नहीं बचता। वो चौंक जाता है और समझता है कि लाशों को गायब करने के लिए ये एबिलिटी कितनी काम की है। उसके मन में सवाल आता है कि क्या जिंदा चीजें भी इसमें जा सकती हैं और क्या वो अंदर जिंदा रह पाएंगी। सोच में डूबा हुआ वो तय करता है कि उसे और एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। अगला दिन आता है। एक कोर्टयार्ड में कई आदमी आपस में बातें कर रहे होते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट फर्श साफ कर रहा होता है, वहीं दो आदमी किसी बात पर गॉसिप कर रहे होते हैं। दोनों हंसते रहते हैं और उनके चेहरे पर ताने भरी मुस्कान होती है। युवा लड़का अपना काम करता रहता है, लेकिन गार्ड्स की बातों पर पूरा ध्यान देता है। तभी अचानक उनमें से एक गुस्से में उसकी तरफ मुड़ता है। बिना किसी वार्निंग के वो आदमी उसके चेहरे पर जोर का थप्पड़ मार देता है। वो उसे बेकार कहता है और पूछता है कि क्या वो अचानक गूंगा हो गया है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अजीब सी मुस्कान के साथ हकलाने लगता है और डिमेंशिया का नाटक करता है। गार्ड उसके कपड़े पकड़ लेता है और उसे म्यूट कहता है, बोलता है कि ज्यादा नखरे मत कर। फिर वो एक घोड़े की तरफ इशारा करता है और उसे उसे घुमाने ले जाने का हुक्म देता है। युवा लड़का झुककर हाँ कहता है और हकलाते हुए अपनी एक्टिंग बनाए रखता है। आदमी चिढ़ जाता है कि ये ठीक से बोल भी नहीं सकता और उसे चलने के लिए कह देता है। इसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट घोड़े को लेकर गांव की गलियों में निकल जाता है। वो लोकल मार्केट की भीड़, लोगों और दुकानों को ध्यान से देखता है। उसकी आंखें इस नई जगह की हर छोटी डिटेल को समझने की कोशिश करती हैं। तभी वो देखता है कि कुछ बच्चे गली में छिपकर उसे देख रहे हैं। अचानक उनमें से एक लड़का हंसते हुए उस पर पत्थर फेंक देता है। पत्थर सीधा उसके सिर पर लगता है और वो हैरानी से पलटकर देखता है। ठंडी नजरों के साथ वो दर्द महसूस करता है और उसके चेहरे से खून बहने लगता है। बच्चे अजीब अजीब मुंह बनाकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे बेवकूफ कहते हैं। एक लड़का उसे म्यूट सूस कहकर बुलाता है, लेकिन उसकी नजर से ही डर जाता है। उनके सामने युवा लड़का एक साए में बदल जाता है। उसकी लाल आंखें गुस्से से भरी होती हैं। लड़का अपनी आंखें मलता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसने क्या देखा। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर से डिमेंशिया का नाटक करने लगता है और पूछता है कि क्या हुआ। कुछ भी समझे बिना वो बस घोड़े को लेकर आगे बढ़ जाता है। तभी वही लड़का जो उसे चढ़ा रहा था फिर से हंसने लगता है। बच्चे दोबारा उस पर चीजें फेंकते हैं और उसे स्टटरिंग सुआम कहते हैं। वो चलते हुए म्यूट और बेवकूफ कहे जाने को अनदेखा कर देता है। बिना किसी परवाह के वो सिर झुकाए बस चलता रहता है। इसके बाद कहानी मैकिल पर जाती है, जो हथियार साफ करने और डोंगो को लेकर शिकायत कर रहा होता है। वो डोंगो के कमरे के दरवाजे तक जाता है और सोचता है कि क्या वो मर गया। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को बाहर निकलते देख चौंक जाता है। मैचल की आंखें फैल जाती हैं। वो पूरी तरह हैरान रह जाता है। अंदर झांककर वो देखता है कि सारे हथियार साफ होकर ठीक से सजे हुए हैं। वो सोचता है कि क्या उस छोटे से बदमाश ने सारा काम भी खत्म कर दिया। हमारा प्रोटैगनिस्ट डरावनी सी मुस्कान के साथ चुपचाप उसे देखता रहता है। माखी सोचता है कि मौत के करीब जाकर शायद ही बदल गया है और अब तेजी से काम करता है। उसे शक होता है कि कहीं ये लड़का सच में सुधर तो नहीं गया। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी तरफ सिक्कों की एक छोटी थैली बढ़ा देता है। मैचल थैली खोलता है और देखता है कि उसमें उसके काम की पूरी कमाई है। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। वो हंसने लगता है और कहता है कि इस लड़के ने आखिरकार इस दुनिया में जीना सीख लिया है। वो उसके कंधे पर जोर से थप्पड़ मारता है और बोलता है कि ऐसे ही करते रहो। मैचल पैसे लेकर खुश खुश वहां से चला जाता है और युवा लड़का उसे दूर से देखता रहता है। ठंडी नजरों के साथ वो सोचता है कि ये बेवकूफ ये भी नहीं जानता कि ये पैसा उसी का है। शहर में चलते हुए मैचल बोलता है, इस दुनिया में जीने के लिए फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। वो सिक्कों की थैली को देखता है और कहता है कि आज उसकी जेबें भरी हुई हैं
मुस्कुराते हुए वो सोचता है कि आज अंदन की जगह वो चोजियन का चेहरा देखेगा। वो एक बड़ी सी इमारत के सामने पहुंचता है और खुशी से सिक्कों की थैली हवा में उछाल देता है। दरवाजे पर खड़ा आदमी मुस्कुराकर उसे भाई मैचेल कहकर बुलाता है। मैचेल उसे आंख मारते हुए कहता है कि चोजियन को बुला दो। आदमी उदास सा होकर अंग का जिक्र करता है, वो लड़की जिसे वो हर बार मांगता है। माकिल हैरान होता है, लेकिन मुस्कुराकर बोलता है कि आज उसे चोसियन ही चाहिए। दरवाजे पर खड़ा आदमी चालाक नजरों से उसे देखता है। वो हाथ बढ़ाकर कहता है कि अगर पैसे हैं तो जो चाहे वो मिल सकता है। मुस्कुराते हुए वो उसे धन्यवाद देता है और उसे दूसरी मंजिल के आखिरी कमरे की तरफ भेज देता है। कमरे में अकेला मैचल बेचैनी से लड़की के आने का इंतजार करता है। अचानक दरवाजे के उस पार से एक लड़की की आवाज आती है कि वो अंदर आ रही है। उसके तुरंत बाद खूबसूरत चोजियन कमरे में आती है और मैकेल उसे देखते ही खो सा जाता है। वो सोचता है कि ये कितनी खूबसूरत है और उस दूसरी लड़की से कहीं बेहतर है। थोड़ा शर्माते हुए वो गला साफ करता है और उसे बैठने के लिए कहता है। लड़की उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और उसे ड्रिंक डालने की पेशकश करती है। उसके चेहरे पर बेवकूफ़ी भरी मुस्कान आ जाती है। वो खुशी से हाँ करता है और कहता है कि डाल दो। वो उसके हाथों की तारीफ करता है, लेकिन दीवार में बने एक छेद से कोई सब कुछ देख रहा होता है। वो उसे पास बुलाता है, जबकि वो लाल आंख हर हरकत पर नजर रखती है। दीवार में छुपी वो रहस्यमयी आंख कमरे के अंदर की हर मूवमेंट को ध्यान से देख रही होती है। और आखिर में पता चलता है कि सब कुछ देखने वाला कोई और नहीं, बल्कि हमारा प्रोटैगनिस्ट ही है, जिसके चेहरे पर गहरी काली नज़र छाई हुई है। सीन वापस रिसेप्शनिस्ट पर आता है, जो उसे सेकंड फ्लोर पर जाने को कहता है। वो अंदर ही अंदर नफरत से सोचता है कि मैकेल एक ऐसी लड़की के पीछे पड़ा है जो उसकी बेटी जैसी हो सकती है। इतना सोचते हुए वो उस कॉइन पाउच को देखता है जो उसे पेमेंट में मिला था। फिर वो हल्की सी मुस्कान के साथ सोचता है कि पैसे का इसमें कोई कसूर नहीं है और खुशी से उसे रख लेता है। तभी दरवाजे पर एक अंधेरी सी परछाई दिखाई देती है और आदमी उलझन में उसे ग्रीट करता है। वो उस सिलुएट को पहचान लेता है और पूछता है कि क्या सच में वही है। आदमी तुरंत उठकर उस यंग वॉरियर का सामना करने लगता है जो जबरदस्ती अंदर घुस आया है। वो उसे म्यूट कहकर नीचा दिखाते हुए पूछता है कि क्या उसे पता है वो अपनी नाक कहाँ घुसा रहा है। गुस्से से भरे चेहरे के साथ वो उसे धमकाता है और कहता है कि अभी इसी वक्त यहाँ से दफा हो जा। तभी वो लड़का अचानक एक कॉइन पाउच दिखाता है जो महल वाले पाउच जैसा ही होता है। बड़ी मुश्किल से हमारा प्रोटैगनिस्ट लड़की का नाम हकलाते हुए बोलता है अंग। आदमी लालची मुस्कान के साथ वो पाउच अपने हाथ में ले लेता है। वो उसे खोलकर देखता है और कंफर्म करता है कि ये भी पैसे से भरा हुआ है, बिल्कुल पिछले वाले जैसा। उसकी आंखें चमक उठती हैं जब उसे एहसास होता है कि आज रात वो डबल प्रॉफिट कमा सकता है। मुस्कुराते हुए वो उसे हॉल के आखिर में बने सेकंड रूम में भेज देता है। रास्ता साफ होते ही हमारा प्रोटैगनिस्ट उस कमरे की तरफ बढ़ता है जहां उसका टारगेट उसका इंतजार कर रहा होता है। अंदर मशल खुद को तैयार कर रहा होता है, लेकिन दरवाजे पर शैडो देखकर डर जाता है। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट पीछे से उस पर हमला करता है और उसका गला दबाना शुरू कर देता है। कपड़े के एक टुकड़े से वो आदमी की गर्दन को पूरी ताकत से कस देता है। मिचेल घबरा जाता है जब उसे लगता है कि उसकी सांस निकल रही है। उसकी आंखें खौफ से फैल जाती हैं जब उसे अपनी मौत सामने दिखती है। वो छूटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ इतने कमजोर हो चुके होते हैं कि वो पलटकर कुछ कर ही नहीं पाता। नफरत से भरा हुआ वो उसे स्कमबैक कहता है, लेकिन वो लड़का अपना हमला नहीं रोकता। इसके तुरंत बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट उसके चेहरे पर एक भयानक पंच मारता है। उसे सांस लेने का मौका दिए बिना वो एक जोरदार नी स्ट्राइक भी लगाता है। उस वार की ताकत से मैचल का शरीर उड़ता हुआ कमरे के पार जा गिरता है। उस लड़के की लाल आंख गुस्से से चमक रही होती है।
औफनाक सी शांति भर जाती है। मुस्कुराते हुए वो मैचल का सिर एक होल में रख देता है और सोचता है काश उसके पास कैमरा होता। बाहर हॉलवे में रिसेप्शनिस्ट बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद लड़की अंग गैंग जल्दी जल्दी उसकी तरफ दौड़ती हुई आती है। वो उससे पूछता है कि क्या वो पहले ही अंदर जा चुकी है और लड़की इस सवाल से उलझ जाती है। आदमी गुस्से में अगंग पर चिल्लाता है कि उसे इतना टाइम क्यों लग गया और उसे तुरंत अंदर जाने को कहता है। लड़की देर होने के लिए माफी मांगती है और डांट पड़ने के डर से कमरे के अंदर चली जाती है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट के मन में शक पैदा होने लगता है और उसके चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन आ जाता है। वो सोचता है कि कमरे के अंदर इतनी देर क्यों हो रही है। गंभीर नजरों के साथ वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी वो दरवाजा खटखटाता है और मैथ्यू और जोशियन को बाहर आने के लिए बुलाता है, लेकिन उसे जवाब में पूरी तरह सन्नाटा ही मिलता है। इस चुप्पी से वो गुस्सा हो जाता है और उन स्कमबैग्स को गाली देता है कि जवाब क्यों नहीं दे रहे। गुस्से से भरे चेहरे के साथ वो इम्पेशेंट होकर मिचेल का नाम चिल्लाने लगता है। तभी कमरे के अंदर से डर की एक चीख गूंजती है जो उसे हिला देती है। एक पल भी नहीं सोचते हुए वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है ये देखने के लिए कि क्या हुआ। अंदर लड़की चोशिंग बेड पर सिकुड़ी हुई बैठी होती है और डर से कांप रही होती है। रिसेप्शनिस्ट की आंखें फैल जाती हैं। वो इस नज़ारे से पूरी तरह हैरान रह जाता है। छत से एक अंधेरी सी आकृति लटक रही होती है और धीरे धीरे हिल रही होती है। उस इंसान के पैर हवा में झूल रहे होते हैं, साफ बता रहे होते हैं कि वो अब जिंदा नहीं है। और तब पता चलता है कि वो लटकी हुई लाश मैचल्स की है और आदमी पूरी तरह सन्न रह जाता है। सीन बदलता है। अब अनहॉय प्रोविंस दिखाया जाता है जो नदियों और मैदानों की जमीन है। यहाँ की फर्टाइल जमीन और झीलों की वजह से इस इलाके का ट्रेड काफी बढ़ चुका था। लेकिन जहाँ पैसा होता है वहाँ हर तरह के थीव्स और बैंडिट्स भी आ ही जाते हैं। इसी वजह से मार्शल आर्ट सेक्ट्स बने ताकि वो इन सबको रोक सकें और ऑर्डर बनाए रख सकें। इन सभी सेक्ट्स में से कुछ ज़्यादा मशहूर हो गए। सबसे फेमस था नेमिंग फैमिली, लेकिन सबसे बड़ा सेक्ट था डैन फैमिली। डैन फैमिली अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ और ब्लैक क्रो डिवीजन के लिए जानी जाती है। ये डिवीजन इन्फॉर्मेशन जुटाने में इतनी ज़बरदस्त है कि बेगर सेक्ट से भी आगे निकल जाती है। लेकिन पिछले कुछ समय से ब्लैक क्रो डिवीजन एक बड़ी प्रॉब्लम को लेकर बहुत परेशान है। एक कमरे में एक आदमी सम्मान से एक स्क्रोल अपने सीनियर को देता है। ये जीडीओ है, डिवीजन का लीडर, और उसका चेहरा बहुत सीरियस दिख रहा है। दिक्कत यह है कि एक सुसाइड एपिडेमिक फैल चुका है जिसमें करीब 100 लोग मर चुके हैं। पहले महीने में 1 या 2 केस होते थे, लेकिन कभी भी इतने सारे एक साथ नहीं हुए। लीडर को शक होता है कि ये नॉर्मल नहीं है क्योंकि सारे केसेस बहुत ही परफेक्ट लग रहे हैं। हर सबूत सुसाइड की तरफ इशारा करता है और वो सोचता है कि क्या ऐसा सच में पॉसिबल है। फिर वो पूछता है कि सबसे पहला विक्टिम कौन था और उसे पता चलता है कि वो मैचल था। उसे ये सुनकर अजीब लगता है कि विक्टिम खुद डैन फैमिली का मेंबर था। इसके बाद वो जानना चाहता है कि उस आदमी ने कहाँ अपनी जान ली थी। उसे जवाब मिलता है कि एक इन में और लीडर खुद पर्सनली इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करता है। सबऑर्डिनेट ये सुनकर हैरान हो जाता है कि डिवीजन हेड खुद जा रहा है, लेकिन जय कहता है कि उसे क्राइम सीन अपनी आंखों से देखना है। इसके बाद डिवीजन लीडर और उसके लोग बॉन्ग यांगिंग इन पहुंचते हैं। वो एक दरवाजे के सामने रुकता है और पूछता है कि क्या यही वो रूम है जहां ये हुआ था। रिसेप्शनिस्ट कंफर्म करता है कि यहीं उसने और चोजियन ने बॉडी देखी थी। सीरियस चेहरे के साथ लीडर को शक होता है कि ये एपिडेमिक असल में मर्डर्स की सीरीज है। फिर वो कमरे में घुसता है और कल्प्रिट के क्लूज ढूंढना शुरू करता है। अच्छे से देखने के बाद उसे समझ आता है कि बिना पकड़े जाए यहाँ किसी का घुसना इम्पॉसिबल है। इसलिए उसके लिए बस एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, वुडन वॉल। वो वॉल को पास से देखता है और नोटिस करता है कि उसकी स्ट्रक्चर बाकी से अलग है। जेडीओ समझाता है कि अगर ये लकड़ी हटाई जाए तो ये एक पैसेज बन सकता है, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उस वॉल की लकड़ी कभी हटाई ही नहीं गई। फिर वो छत की तरफ देखता है और पूछता है कि बिना सब कुछ तोड़े बीम्स कैसे हटाए जा सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट मना कर देता है और कहता है कि ये फ्लोर और सीलिंग में फिट हैं। कोई एंट्री पॉइंट न मिलने पर वो फिर से यही सोचने लगता है कि शायद ये सच में सुसाइड ही था। सिचुएशन को देखते हुए वो पूछता है कि क्या क्राइम सीन के बगल वाले रूम में कोई था। आदमी कंफर्म करता है कि एक गेस्ट था जो मैकियल के साथ ही पहुंचा था। आंखें चौड़ी करते हुए लीडर पूछता है कि वो कौन था और उसे पता चलता है कि वो सम था। इसी बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट शहर की सड़कों पर अपने हॉर्स को चलाता हुआ जा रहा है। वो सोचता है कि जिसे उसने पहले मारा था उससे उसे दूसरों के मुकाबले ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला।
इससे वो समझ जाता है कि उसका विक्टिम एक मार्शल आर्टिस्ट था और इसलिए स्ट्रांग लोगों को मारने से उसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन वो ये भी जानता है कि वो अभी भी कमज़ोर है और उसे सिविलियंस और वॉरियर्स दोनों में से प्रे चाहिए। तभी एक ब्रूट बड़ी सी हंसी के साथ सामने आता है और उसकी तारीफ करता है। फिर वो आदमी और उसकी गैंग उसे घेर लेती है और बोलती है कि उन्हें ग्रीट करे। जब लड़का कोई जवाब नहीं देता तो वो उस पर सबको इग्नोर करने का इल्ज़ाम लगा देते हैं। ठंडी नज़र से हमारा प्रोटैगनिस्ट उन्हें सिंपल स्ट्रीट थग्स पहचान लेता है। उसे याद आता है कि भले ही वो इडियट था, लेकिन सोज़ैम भी डैन फैमिली का ही हिस्सा है। वो सोचता है कि क्या ओल्ड सूज सच में ऐसे लोगों को सहता था। ये देखकर ब्रूट चिढ़ जाता है और उसे पंच मार देता है। तभी एक डार्क फिगर उसे पकड़ता है और प्राइवेट चैट के लिए बुलाता है और उसे हॉर्स के साथ एक डार्क एली में खींच ले जाता है। ठंडी नज़र से हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि क्या वो यही सबको ख़त्म कर सकता है। वो इन्वेंट्री यूज़ करने के बारे में सोचता है, लेकिन जानता है कि यहाँ हंगामा करना रिस्की है। ऊपर से उसे लगता है कि इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा, इसलिए वो पीछे हटने का फैसला करता है। इस पर वो लोग उसे फिर पंच मारते हैं और उसके लुक का मजाक उड़ाते हैं। तभी एली में एक शैडोवी फिगर आता है और सबको रुकने को कहता है। वो मिस्टीरियस आदमी अपने क्रोनी से शिकायत करता है कि उसे ठीक से क्यों नहीं लाए। थक डर जाता है और उसे लीडर जैंग कहकर बुलाता है, जिसे हमारा प्रोटैगनिस्ट ऑब्जर्व करता है। वो सो कॉल्ड लीडर हॉर्स के पास आता है और कहता है कि उसे शोर सुनकर खुशी हुई। वो बताता है कि उसका बॉस हॉर्सेस का दीवाना है और ये वाला हॉर्स उसे गिफ्ट देना चाहता है। मिलिशियस स्माइल के साथ वो लड़के से पूछता है कि उसे ये आइडिया कैसा लगा। गैंग लीडर की नज़र में साफ बुरी नीयत दिखती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि शुरू से ही प्लान उसे हॉर्स के लिए मारने का था, लेकिन वो सोचता है कि ठग ने गलत प्रे चुना है और उसे फैसला करने की धमकी देता है। यंग वॉरियर उसे चैलेंज करता है और कहता है कि दोबारा पूछने के बजाय उसे मार दे। ब्रूट ये देखकर हैरान रह जाता है कि लड़का ठीक से बोल भी सकता है और उसकी हिम्मत से वो भड़क उठता है। लीडर जैंग पूरे गुस्से के साथ अटैक करता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट इन्वेंट्री यूज करता है और कहीं से भी ब्लू लाइट फट पड़ती है। म्यूजिक बजता है। यंग वॉरियर स्क्रीन से अपनी सॉर्ड निकालता है। चेहरे पर पूरा डिटर्मिनेशन होता है। लीडर जैंग शॉक में आ जाता है और समझ नहीं पाता कि ये कैसे हुआ। सॉर्ड हाथ में लेते ही वो ब्रूटल काउंटर अटैक के लिए तैयार हो जाता है। उसी समय हॉर्स भी इन्वेंट्री में खिंच जाता है। इसके बाद पर्पल एनर्जी का जोरदार ब्लास्ट होता है और आसपास सब कुछ तबाह हो जाता है। एक ठग डर के मारे चिल्लाता है कि ये सॉर्सरी है। तभी एक स्क्रीन सामने आती है जो उसे लेवल 1 से लेवल 2 पर पहुंचने की बधाई देती है। इसके बाद हमारे प्रोटैगनिस्ट के शरीर से तेज रेड ऑरा निकलता है। गैंग डर के मारे चिल्लाती है कि ये लड़का डीमन है और उन्हें भाग जाना चाहिए।